हे चैंपियंस, मैं राजीव कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन के 45वें दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कितने प्रकार की कंपनीज हैं और किस व्यक्ति के लिए, किस एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सी सूटेबल होगी। उससे पहले मैं आपके साथ एक विशेष बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट जब हम इसको बाहर लेकर जाते हैं, जब हम इसको किसी गांव में लेकर जाते हैं, किसी टाउन में लेकर जाते हैं, किसी शहर या छोटे शहर में लेकर जाते हैं, तो वहां पे हमारा सामना अक्सर लेमैन से होता है। लेमैन वो व्यक्ति होता है जिसका पर्टिकुलर फील्ड या किसी टेक्निकल बात से कुछ लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं लेना देना, राइट। फिर भी बहुत सारे लोग रुचि रखते हैं, जैसे आज देश को बहुत सारे उद्यमियों की जरूरत है। यह प्रोजेक्ट बहुत सारे उद्यमियों को तैयार कर रहा है, लेकिन वो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो उन तक जब हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो अगर टेक्निकल बातें करेंगे तो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए हम अपनी बात को बड़े ही रचनात्मक ढंग से पेश करते हैं, ताकि हमारा मैसेज उन तक उन्हीं के अनुसार पहुंच जाए, उनके मन में रम जाए, बस जाए, उनके जहन में उतर जाए और हमारी बात उन तक पहुंच जाए, वो समझ जाए और तैयार हो जाए देश के लिए कुछ करने के लिए। ये एक टेक्निक है, ये एक जरिया है अपनी बात को पहुंचाने का। इसीलिए इस कैंपेन में जहां पर भारी भारी बातें होती, जहां हैवी बात हम करते हैं, उसे बड़े ही रचनात्मक ढंग से आपके सामने पेश किया जाता है। आज भी जब हम कई प्रकार की कंपनीज की बात करेंगे, तो अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न उदाहरणों से मैं उन कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपके जहन में वो आसान भाषा में उतर सकें, आप समझ सकें कि आपके लिए सही क्या है, क्या सही नहीं है, राइट। दोस्तों, कंपनियां कई प्रकार की होती हैं और उनका चुनाव बहुत जरूरी है। अगर कोई नया उद्यमी गलत कंपनी का चुनाव करके अपनी शुरुआत करता है, तो वो उसके लिए फायदा देने के बजाय एक बोझ बन जाएगी। कैसे, वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बात शुरू करने से पहले एक उदाहरण। अब से कुछ दशक पहले आपने ध्यान दिया होगा, या अपनी आप पुरानी तस्वीरें उठाकर देखिए, उसमें कपड़े बड़े ढीले ढाले बनते थे। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कपड़े सीने का तरीका एक ही होता था। चाहे वो लीन हो, पतला सा व्यक्ति हो, भरा हुआ व्यक्ति हो, काफी हैवी व्यक्ति हो, कपड़े एक ही प्रकार के होते थे। और जो पतले लोग होते थे मेरी तरह, उनके शरीर पे कपड़ा ऐसा लगता था कोई हैंगर के ऊपर हमने तंबू टांग दिया, राइट। लेकिन जैसे जैसे फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में नए नए प्रोफेशनल्स आए, उन्होंने शरीर के अनुसार कपड़े सीना शुरू कर दिया। आज देखिए, जैसा जिसका शरीर उसी प्रकार से उनके कपड़े सिए जाते हैं, ताकि उनकी खूबसूरती निकल कर आए, राइट। अब से कुछ समय पहले की बात है, जो हमारे ये सूट बनाए जाते थे, उनके कंधे दूर दूर तक जाते थे, कुछ यहां तक जाता था, कोई यहां तक जाता था, अगर आपको याद हो तो। और सूट पहनने वाले को अच्छा लगता था, उस वक्त को कपड़े पहनने वाले को भी अच्छा लगता था, लेकिन जो देख रहा है उसे अच्छा नहीं लगता था, वो अजीब सा लगता था, अजीब सा लुक बाहर निकल कर आता था, राइट। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी गलत कंपनी का चुनाव कर लें, तो हमें, क्योंकि हमारी है, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो उसके साथ कंप्लायंसेस आते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की जो वहां से बातें निकल कर आती हैं, जो उसके ऊपर बर्डन पड़ता है, वो बड़ा भारी हो जाता है। आप प्रोफेशनल्स रखेंगे अपने साथ, आप कई सारे कंप्लायंसेस को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और उसमें पैसा बहुत खर्च होता है। क्या हो गया, आपकी शुरुआत बड़ी छोटी है, लेकिन आपने अपने ऊपर लायबिलिटीज इतनी ज्यादा कर ली कि आप अब परेशान होने लगे। इसलिए मैंने कहा था कि यह बोझ बन जाता है, राइट। दोस्तों, एक एक करके हम इसे समझते हैं और जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। ये क्या होता है? पहले उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना शहर, अपना गांव, अपना कस्बा छोड़कर दिल्ली में पढ़ने आया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या सीए की तैयारी कर रहा है, सीएस कर रहा है, कुछ भी, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है,
या दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया, तो क्या करेगा? अपना घर छोड़कर आएगा, किसी हॉस्टल में जाकर या कहीं पीजी में रहेगा। तो ये जब पीजी में आया, अकेला आया, अभी उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है, पहले 3-4 महीने तो ऐसे ही जाते हैं, राइट। घर से कुछ पैसे लाया, कोई सस्ता सा घर देखेगा, वहां रहेगा, सारी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर है, उसने किराया भी देना है, उसने अपनी पढ़ाई भी करनी है उसी पैसे में जो घर से आ रहा है, ठीक। उसी से उसने साग सब्जी भी लेकर आनी है और उसी से अपना पूरा महीना उसने चलाना, फोन का रिचार्ज भी करना, नेट का भी रिचार्ज करना है, राइट। ये क्या है? ये एकल स्वामित्व है दोस्तों। कैसे? जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई पैसे वैसे तो देता नहीं, या तो आप अपनी बचत में से लगाते हैं अगर आप एज ए एम्प्लॉय आए हैं और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने घर परिवार से लेकर लगाते हैं, या अपने गहने, आजकल तो गोल्ड लोन मिलता है, उसको रखकर आप कुछ पैसा लेकर आए, आपने लगाया, ठीक। हमारे एग्जाम्पल में वो जो लड़का पढ़ने आया था दिल्ली, वो घर से कुछ पैसा ला रहा है और उसी के अंदर सब कुछ चला रहा है, ठीक। उसी प्रकार से जो एकल स्वामित्व यानी कि प्रोप्राइटरशिप होती है, उसके अंदर हम अपना पैसा लगाते हैं और सारी जिम्मेदारी हम खुद उठा रहे होते हैं, राइट। और जब मैंने क्या एग्जांपल दिया कि 3-4 महीने तो उसका कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन जब उसका दोस्त बनता है तब क्या होता है? तो ये था हमारा प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर कुछ टेक्निकल बातें मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, इसके अंदर कंप्लायंसेस भी नहीं है। इसकी जो टैक्स आपके प्रॉफिट पर आएगी, इसका जो टैक्स आपको लगेगा वो आपको लगेगा स्लैब रेट से। अभी 2.5 लाख चल रहा है, तो मान लीजिए आपका 2,48,000 प्रॉफिट बचा खर्चे काट के सारे, तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती, पहली चीज। तो इसका टैक्सेशन बहुत आसान है। दूसरी चीज, इसमें कहीं कोई हमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है हमें एक जीएसटी नंबर लेना होता है जो आप ही के पैन पे इजीली अलॉट हो जाता है। उसके बाद एक चीज हमें और चाहिए, एसएनडी सर्टिफिकेट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। कई स्टेट्स में इसे गोमात्रा कहते हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट से बनता है और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, राइट। इतनी सी रिक्वायरमेंट है, जब आप करंट अकाउंट खुलाने जाते हैं वो जीएसटी के बेस पे खुल जाता है। कुछ बैंक्स, कुछ प्राइवेट बैंक जो हैं, एक प्रोप्राइटरशिप एग्रीमेंट मांग लेते हैं आपसे कि आप जो है हमें एफिडेविट दे दीजिए या एग्रीमेंट दे दीजिए कि आप ये प्रूफ करने के लिए कि आप एक प्रोप्राइटर हैं। बस ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप इजीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा आपका, काम आपका, जिम्मेदारी आपकी। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं प्रोप्राइटरशिप में, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी देनदारी मार्केट में 20 लाख बन गई और अब आप एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आप उसे चुका नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके फैसले बड़े इमोशनल थे। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में बात की थी, कैलकुलेशन वर्सेस इमोशंस। आपके गलत इमोशनल फैसलों की वजह से आप पर देनदारी आ गई। अब आपने 10 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए हैं, 20 लाख आपको देने हैं मार्केट में, पैसा आपके पास है नहीं। उस केस में क्या होगा? अगर आपके क्रेडिटर्स आपके ऊपर केस करें तो आपका घर, आपका पर्सनल एसेट जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको बेच के उनकी उधारी चुकानी पड़ेगी, राइट। तो ये होता है प्रोप्राइटरशिप के बारे में, बहुत बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी। अब जो लड़का हमारा आया था हॉस्टल से निकलकर, हॉस्टल में रहने गांव से निकलकर, वो 3-4 महीने के बाद जब पढ़ने जाएगा तो उसकी क्लास में और आसपास के लोग जो हैं उसके दोस्त बन जाएंगे, ठीक। अब वो क्या करेंगे? मान लीजिए वो किराया 4,000 दे रहा था, तो 4,000 देगा तो फिर वो बचाएगा क्या? और बहुत सारी चीजें। 2-3 दोस्त मिलके इकट्ठा होके कंट्रीब्यूट करके क्या करते हैं, एक अलग से पीजी लेते हैं और उसमें सब अपना अपना हिस्सा देते हैं। मान लीजिए 4,000 का रूम है, 4 लड़के इकट्ठे हो गए, सबके ऊपर 1,000 आ गया। पहले 4 एक ही को देना था, अब वही व्यक्ति जो 4 दे रहा था वो 1,000 देगा। बाकी चीजों में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसे कहते हैं पार्टनरशिप। दूसरा टाइप है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म्स एक पार्टनरशिप डीड के आधार पर बन जाती हैं और लोग, 2 अलग अलग किस्म के लोग किसी एक व्यापार को करने के लिए इकट्ठा होते हैं, एक कंपनी का नाम रखते हैं, उसके लिए डीड बनाते हैं, डीड के आधार पर पैन रजिस्टर कराते हैं, फिर अपना काम करते हैं। ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनीज में इस प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं। छोटी पूंजी लगाई, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, वो कॉन्सेप्ट पूरा हो गया तो वो
उसे डिसॉल्व करके आगे चले जाते हैं और इस प्रकार से चलता है। टेक्निकल बातें हम कभी बाद में करेंगे। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब दो व्यक्ति जुड़ गए किसी एक काम को करने के लिए। करेक्ट। मान लीजिए आपके पास पैसे कम है, आपको लगता है कि अगर मेरे पास 5 लाख है तो मैं 5 लाख किसी से लूं, 50-50 की पार्टनरशिप करके हम अपना ये काम कर लें। ठीक है। अब यहां पर क्या है, पार्टनरशिप बनी, आपको जीएसटी नंबर मिल गया, आपको पैन कार्ड मिल गया। ठीक है। यहां पर भी कंप्लायंसेस बहुत कम है, ना के बराबर है, बहुत ज्यादा आपको किसी को जवाबदेही नहीं होती, अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं और टैक्स जो है वो 30% यहां पर लगता है, फ्लैट 30%। ठीक। सिर्फ प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी कंसर्न है, एक ऐसी एंटिटी है जहां पर आपके पास स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा और उसके अलावा जितनी है वो सब पर 30% पड़ता है। करेक्ट। तो यहां पर जब हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, तो यहां पर हमें फर्क पड़ता है कि हमने कौन सी कंपनी स्टार्टिंग में स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग में। करेक्ट। दोस्तों, अब पार्टनरशिप के अंदर फायदा तो हो गया कि चलो अब हमें आधा लगा दिया, अपना काम हो गया, साथ में एक सहारा भी मिल गया। नुकसान क्या है, चलते हैं वापस हॉस्टल में। मान लीजिए आप 2 लोग हैं हॉस्टल में, ठीक है, और आप एक पिज्जा खा रहे हैं, आधा आधा आपने किया, आधा आपने लिया, आधा आपने लिया। आपका जो पार्टनर है उसने मार्केट में किसी को पैसा देना था, किसी यार दोस्त को पैसा देना था, किसी मित्र को पैसा देना था, या किराने वाले को पैसा देना था, वो आ गया। ठीक है। और कहता कि भैया मेरी उधारी चुकाओ। तो यहां पर जो बात है वो समझने वाली ये है कि वो जो अपना 50% पिज्जा का हिस्सा लेके बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो वो कहता है कि मेरे को ये जो तू खा रहा है वही दे दे, तो 50 अपना आधा हिस्सा उसको देगा। ठीक है। अब उसको चाहिए था पूरा, तो वो आपका भी निकाल के ले जाएगा। राइट। वो बोलेगा मेरे को तो दोनों दे दो, मैं नहीं जानता क्योंकि तुम दोनों पार्टनर हो, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, या मुझे ये पिज्जा चाहिए, तू भी दे और तू भी दे। करेक्ट। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो सबसे खराब बात है, जो इसका डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आपके पर्सनल एसेट भी चली जाती हैं। उदाहरण वही सेम है कि आपको 20 लाख देने हैं और आपके किसी पार्टनर ने कोई गड़बड़ कर दी, कोई घोटाला कर दिया, किसी का पैसा लेके भाग गया, तो आपको भरना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी भरें, अपना घर बेच के भरें। ठीक है। तो दोनों के अंदर ही हमारी लायबिलिटी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में हो, अनलिमिटेड होती है। करेक्ट। दोस्तों, इसके बाद 2009 में एक चेंज हुआ और एक एक्ट आया, एलएलपी एक्ट 2008। यहां पर क्या है, एलएलपी होती है, तब ये हम तीसरे हिस्से में पहुंच गए हैं। एलएलपी होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। करेक्ट। इसके क्या फायदे हैं, इसके अंदर आपको पार्टनरशिप के जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिल जाती है, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं। करेक्ट। और यहां पर जो आपकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जितना भी आपने लीज एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होता। राइट। और ये जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर्ड किया जाता है। पहले 2 में हमने क्या देखा था, प्रोप्राइटरशिप कहीं रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप भी ऑप्शनल होती है, आप रजिस्टर कराएं या ना कराएं, एक टीड पे काम चल जाता है। इंस्टेंट आप कंपनी स्टार्ट करते हैं और अपना काम चालू। लेकिन एलएलपी के अंदर 2 पार्टनर होते हैं, आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एमसीए के अंडर आता है। एक एलएलपी एग्रीमेंट बनता है और उस पर साफ साफ लिखा होता है कि 50,000 इस व्यक्ति ने लगाए हैं, 50,000 इस व्यक्ति ने लगाए हैं। ये क्या है, ये एग्रीमेंट है। राइट। पहले क्या था, डीड थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब आपके पास मान लो फिर से 20 लाख की देनदारी आ गई पुराने एग्जाम्पल में। ठीक है। यहां पर क्या हुआ, क्योंकि आपके पास 50 इसने लगाए, 50 इसने लगाए, चाहे ये व्यक्ति कोई भी मिसकंडक्ट कर दे, कोई भी गड़बड़, कोई भी घोटाला कर दे, आप उसको नहीं भरेंगे, आपके हिस्से उसकी चोट नहीं पड़ेगी। हॉस्टल वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीजीज देते हैं और अपनी मर्जी से किराया बढ़ाते हैं। करेक्ट। कभी 3 महीने में बढ़ा देंगे, कभी 6 महीने में बढ़ा देंगे, ये सारी चीजें सामने आई हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लोगे कि भैया 11 महीने तक तो ये फिक्स है, फिर 10-10% आगे बढ़ेगा। क्या हुआ, एक आपके पास लिखा हुआ प्रावधान आ गया, एक एग्रीमेंट आ गया। अब आप
अब वो बाउंड है जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया। ठीक उसी तरीके से जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में हम अपनी एलएलपी एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है। करेक्ट। चौथी चीज, पब्लिक कंपनीज। ठीक है, पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट से शेयर के थ्रू पैसा लेती हैं। इस कैंपेन में हम पब्लिक लिमिटेड के बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि बेसिक और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में अभी स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके जो लाइबिलिटीज हैं, इसके जो कंप्लायंसेस हैं वो बड़े कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा जवाबदेही होती है। लेकिन टच मैं इसको पहले ही कर रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड से पहले ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर हमें उठानी होती है। तो एक ऑप्शन ये भी होता है हमारे पास कि हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं और आप आईपीओ के थ्रू, शेयर्स के थ्रू पब्लिक से पैसा लेते हैं। करेक्ट दोस्तों। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सबसे ज्यादा चलन में है और ये बहुत चहेती है कॉर्पोरेट्स की, बड़े बड़े बिजनेसेस की और इन्वेस्टर्स की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें एक लीगल स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये भी आरओसी से रजिस्टर होती है और इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला, लिमिटेड बाय शेयर्स। हॉस्टल चलते हैं पहले, मान लीजिए 4 लड़के हैं तो वो पहले से ही अपना डिसाइड कर लेंगे कि भैया इसमें मैं इतना खर्चूंगा, इसमें मैं इतना खर्चूंगा, इसमें मैं इतना खर्चूंगा, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, सबने अपना बांट लिया और अपना कॉन्ट्रीब्यूट करके काम चला रहे हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पे आप जो शेयर्स हैं आपके, जब आप आरओसी के पास जाते हैं तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके मेमोरेंडम में ये लिखा होता है कि 50% यहां से आया, 50% यहां से आया। 2 ही लेकर चलते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम 15 होते हैं। फिर आप रेजोल्यूशन पास करके 200 तक उसको ले जा सकते हैं। करेक्ट दोस्तों। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अभी हम बात कर रहे थे, उसमें हम शेयर्स कहां से लेते हैं? शेयर देते हैं और पब्लिक से पैसा लेते हैं। राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, पैसा वो लेकर आते हैं। आप यहां पर पब्लिक से जो है जाकर डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकते। कुछ प्रावधान हैं, उन्हें अगर आप फुलफिल करते हैं तो लिया जा सकता है, उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। दोस्तों, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, ठीक है, वो वहीं तक निर्धारित होती है और आपकी लाइबिलिटी भी उन्हीं शेयर्स तक आती है जितना आपने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। मतलब अगर आपकी 20 लाख की देनदारी है, 5-5 लाख आप दोनों ने लगाए हैं, तो आपकी लाइबिलिटी वहीं तक सीज है कि आप 10 लाख ही भरेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो दूसरा टाइप है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो है गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। जो आपके क्लब्स हैं, एसोसिएशंस हैं, बेसिकली वो इसमें रजिस्ट्रेशन कराती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास असेट होता है, क्लब है, वहां पर कोई चीजें हैं, बहुत सारी आपके वहां पे साजो सामान है, मशीनरी है या कोई स्पोर्ट्स का सामान है, तो वो कंट्रीब्यूट करके आता है। तो उस एसेट के अंदर आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उस कंट्रीब्यूशन तक ही आपकी लायबिलिटी सीज होती है। मान लो क्लब बिकने पर आ गया, वहां भी कोई पंगा हो गया, ठीक है, तो आपने मान लो कि कोई असेट खरीदने में लाख रुपए दिया है, तो आपका वो लाख रुपया डूबेगा, बाकी आपकी जो पर्सनल असेट्स हैं उसे कोई छूता नहीं है। ठीक है। तो एलएलपी में आपकी पर्सनल असेट्स सेफ रहती हैं, प्राइवेट लिमिटेड में आपकी पर्सनल असेट सेफ रहती हैं, और पब्लिक लिमिटेड में तो बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सिक्योरिटी है, बहुत सेफ भी होता है। उसकी हम बात अलग से करेंगे लेकिन कैंपेन के बाद। लेकिन प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल असेट्स सेफ नहीं होती, अगर गया तो बर्तन भांडे सब बिकते हैं। राइट। तीसरा प्रकार प्राइवेट लिमिटेड का है अनलिमिटेड कंपनी। इसे कोई बनाता नहीं है। इसके अंदर फिर वही होता है कि आपके ऊपर जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी आ गई और आपका घर बार सब बिक जाए। ठीक है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सबसे पहला वाला हिस्सा है लिमिटेड बाय शेयर्स, वही चलन में है और ज्यादातर लोग उसी को प्रेफर करते हैं। करेक्ट दोस्तों। इसके बाद फिर से चलते हैं हॉस्टल में। अब वहां पर वो 4 लड़के रह रहे हैं, कुछ अनबन हो गई, एक उसमें दबंग है, मान लो वो आप ही हो। ठीक है। आप बोलोगे अब तो भाई मैं अकेले जाऊंगा, तुम छोड़ो, मेरे को नहीं रहना, कंट्रीब्यूट नहीं करना किसी में। राइट। तो आपने क्या किया, अपने दम पर चले गए, आपने फिर पीजी लिया और आप वहां पर रह रहे हैं, सब कुछ अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक। 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक और कॉन्सेप्ट आया, वहां पर हमने बात की ओपीसी की। ये होता है 1 पर्सन कंपनी। इसके अंदर कंप्लायंसेस बहुत कम है
और ये बड़ा इजीली फॉर्म हो जाता है, आपको अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिलती है, क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, क्योंकि आपके पास एक कंपनी है। एक डायरेक्टर से ये स्टार्ट किया जा सकता है, बहुत ईजी है। तो यानी अगर आप अपने दम पर कुछ अकेले करना चाहते हैं, भैया मैं तो अकेले करूंगा, ठीक है मैं देख लूंगा जो होगा, तो आपके पास ऑप्शन होता है ओपीसी का, 1 पर्सन कंपनी। ठीक, अब आप इसको बाद में प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके कुछ प्रावधान हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मान लीजिए पिछले 3 सालों में आपकी कैपिटल 50 लाख के ऊपर चली गई, करेक्ट, और आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर चला गया, तो आप कहां पर आ जाते हैं? आप इसको मैंडेटरी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। उससे नीचे हैं तो आप ओपीसी चलाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमने प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात की, फिर हमने पार्टनरशिप को समझा, फिर हमने एलएलपी को समझा, फिर हमने पब्लिक लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा आपको टच किया, और उसके बाद हमने प्राइवेट लिमिटेड की 3 अलग अलग कंपनीज फॉर्म्स के बारे में जाना। ठीक है, फिर हमने समझा ओपीसी क्या है, 1 पर्सन कंपनी, राइट। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अनटच्ड है, जिसे बहुत ज्यादा लोग ना तो समझते ना ही ध्यान देते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आप अमूल इंडिया जानते होंगे, ये एक कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन है। डॉक्टर कुरियन ने क्या किया था, वो गांव गांव गए और जो वहां गवाले थे उनको जागरूक किया और उन्हें कहा कि आप अपना दूध लेकर आइए और हम आपको आपकी क्वालिटी के अनुसार आपको हम पैसे का भुगतान करेंगे, तुरंत लेकर जाइए। जहां पहले उन्हें उस दूध का कम पैसा मिलता था, इन्होंने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाया, सारे लोगों को उसमें इकट्ठा किया और उनकी हेल्प करी कि वो अपने दूध की गुणवत्ता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। इसने लाखों गवालों के जीवन को बदला और आज हमारे सामने एक अमूल ब्रांड है, राइट। ये क्या है? ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, बट क्योंकि ये प्रोजेक्ट गांव गांव जा रहा है, छोटे कस्बों में जा रहा है, वहां के युवाओं को एनकरेज कर रहा है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप किसी भी इंडस्ट्री विशेष को लेकर उसके अराउंड एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चला सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदा और इसका टैक्सेशन बहुत आसान है। अगर आपका 10,000 तक प्रॉफिट है तो 10% और 20,000 से ऊपर चले गए तो 20%। बाकी में हमने देखा था क्या, पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनके बीच में जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं कंपनी के, यहां पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है। प्रोप्राइटरशिप में जो टैक्स लगता था वो स्लैब रेट पे था। यहां कोऑपरेटिव में सारी चीजें चल रही हैं, इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी काफी हेल्प करती है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं है, करेक्ट। इसके अंदर 10,000 के प्रॉफिट तक आप 10% टैक्स देंगे, 20,000 से ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ तो आप 20% देंगे। तो बेसिकली मान लेते हैं कि 20% तक का इसके ऊपर टैक्स पड़ता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। मान लीजिए आप कोई हाथ के काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वो हाथ का काम करने वाले हैं, आप उन सभी लोगों को इकट्ठा करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। वहां पर वो जितना भी सामान बनाएंगे, बेचेंगे, वो सारा प्रॉफिट आपस में सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेमोक्रेटिक होता है, उसके अंदर कोई एक मालिक नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा चलन में नहीं है। दोस्तों, इसके बाद सबसे जरूरी चीज, एक ऐसे किस्म के लोग भी होते हैं जो समाज में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। उनके खून में ही होता है कि मैं प्रॉफिट से तो दूर हूं, लेकिन मैं लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। 2013 में एक और प्रावधान आया कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 8 कंपनीज आई, राइट। ये सेक्शन 8 कंपनीज क्या करती हैं? ये किसी आर्ट को, किसी स्पोर्ट को, किसी कॉमर्स को, किसी एजुकेशन को या किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाली उनकी पुश्तैनी कलाओं को प्रमोट करती है। चाहे वो हेल्थ में हो, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कोई चीज हो, पानी से जुड़े हुए मसले हों, पॉल्यूशन से जुड़े हुए मसले हों, वो सारे काम ये करते हैं, राइट। तो यहां पर इनका मकसद जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन एक लीगल स्ट्रक्चर देना होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो लीगल और सही तरीके से कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। तो हम जो है सेक्शन 8 कंपनीज बनाते हैं। ये सारी ही चीजें हमें
समझनी बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब हम कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट प्रोप्राइटरशिप की है और आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ली, ठीक है। एक विशेष बात, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो खर्चा बहुत मांगती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी को पालना आसान नहीं है। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हाथी की तरह होती है। कंप्लायंसेस बहुत हैं, आपको आरएसई को बहुत सारी रिपोर्ट सबमिट करानी होती हैं, सीएज रखने पड़ते हैं, लॉयर्स भी रखने पड़ते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, कंपनी सेक्रेटरीज भी रखने पड़ते हैं, बहुत बारीक काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी आपके पास होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत खर्चे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। तो इसलिए अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप पहले समझिए कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। मान लीजिए आप एज ए प्रोपराइटर आए, कुछ महीने आपने काम किया, आपको मार्केट समझ में आ गई, आप कहते हो चलो ठीक है अभी मुझे और पैसा चाहिए, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली या एलएलपी में चले गए, सिक्योर सेफ साइड, राइट। उसके बाद आपका काम और बढ़ गया तो आप जो है आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, आपने 3 साल काम किया, 3 करोड़ आपकी टर्नओवर हो गई और प्रॉफिट में आप जा रहे हैं। आप बीएसई में अपना रजिस्ट्रेशन लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और प्रोसीजर करके और बड़ा आपका प्रोजेक्ट हो गया, 1000 करोड़ों में चला गया, तो आप वहां से जाके पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, अचानक से मत कूदिए, अचानक से मत जंप कीजिए। कल हमने बात की थी, इसीलिए बात की थी, जो हम चने के झाड़ पर चढ़ने की बात कर रहे थे, इसी का मैं बेस बना रहा था पिछले वीडियो में। स्मॉल स्टार्ट कीजिए। आज मैं जहां पर हूं, मैंने 26 रुपए से अपनी कंपनी स्टार्ट की थी 2012 में, 26 रुपीज जस्ट। और क्या था, एक फैक्ट्री, एक मशीन के साथ। कैसे किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 26 रुपए थे मेरे पास भी कहां थे, पापा से मैंने मांगे। वो आज तक मेरा वो 26 रुपए मेरा अपना इन्वेस्टमेंट है, बाकी सब मार्केट का पैसा, सारा का सारा मार्केट का पैसा। मैंने आपको सीड मनी में बताया था कि आपको अगर अपनी सीड मनी प्रोटेक्ट करनी आती है, आप समझते हैं कि सीड मनी को कैसे इस्तेमाल करना, तो इन्वेस्टर्स आपको पैसा देंगे। मार्केट बहुत सपोर्टिव है, आपका जुनून और आपकी ईमानदारी आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। ये तो था दोस्तों सब कंपनीज के बारे में। इस सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके 3 प्रकार, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। फिर आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट, जहां पर हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। उसके बाद 1 पर्सन कंपनी, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और उसके बाद सेक्शन 8 कंपनीज। यही हैं जो चलन में हैं, इसी के अराउंड हम बिजनेस करते हैं। इन सब में एक विशेष बात, मान लीजिए आपका काम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से चलेगा, तो वहां पर आपको एक बात, एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट्स के साथ या स्टैब्लिश बिजनेसेस के साथ या गवर्नमेंट टेंडर के साथ आप काम करना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टर से स्टार्टिंग में ही पैसा लेना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ और सिक्योर मानते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ काम करने में। क्यों? क्योंकि वहां पर एक लीगल स्ट्रक्चर हो जाता है और उनके जो शेयर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, और एमसीए से जो है एक कॉपी मिलती है कि आपने इतने इतने शेयर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में खरीदे हैं, ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, तो वो सेफ होते हैं। ठीक है, बाकियों को इन्वेस्टर्स या बैंकर्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं कि ये ले लेकर भाग गया। फिर जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति सोया, सुबह उठा, उसका मूड खराब हो गया, लॉसेस देख रहा है, प्रॉब्लम्स देख रहा है, परेशानियां देख रहा है, कहता नहीं जी मैं तो आज कंपनी बंद कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो प्रोप्राइटर तुरंत भाग जाएगा, पार्टनरशिप जो उन्होंने किया वो भी बंद करके चले जाएंगे। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको बंद करने के लिए एक प्रोसीजर लगता है, आपको पहले बताना पड़ता है भैया ये प्रॉब्लम है, अब मार्केट का मेरा ये है वो है। जब आप उसको चुकाएंगे उसके बाद आगे का प्रावधान चलता है। दोस्तों ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, और उसके बाद हमें फैसला लेना चाहिए। जैसे हम वो कपड़े सिलाते थे, ढीले ढाले पहनते थे, अजीब से लगते थे, ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी गलत कंपनी को हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे खर्चे तो बढ़ जाएंगे, साथ में सिरदर्दियां बहुत होंगी। उनसे बचने के लिए कौन सी ठीक है, आप कंसल्ट कीजिए। कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट देश के युवाओं को जागरूक तो कर ही रहा है, साथ ही इक्विप कर रहा है, उन्हें समझदार बना रहा है, उन्हें मैच्योर बना रहा है। जब हमारे पास कोई आता है, कोई भी व्यक्ति कि सर मुझे बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसके दिल के अंदर क्या, उसका एनवायरमेंट क्या था,
कहां से निकल कर आया है, कितनी दूर तक जा पाएगा, कितना इसके पास पोटेंशियल है, क्या इसको हैंड होल्डिंग चाहिए, क्या इसको हेल्प चाहिए, कितना हमें इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्या क्या चीजें हैं जो इसको इक्विप करने में हमें लगेंगी। वो सारी चीजों को हम एक बार बाइफरकेट करते हैं, एक बार समझते हैं, ऑन पेपर उसको उतारते हैं और फिर उसकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। और जब वो सीखना शुरू करता है तो एक मैच्योर, एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर बनकर वो निकलता है। यही इस प्रोजेक्ट का मिशन है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं एज ए एसोसिएट, एज ए फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए फ्रेंचाइजी, और अपने आसपास के युवाओं को आप हेल्प कर सकते हैं उनके सपने साकार करने में। कौन से वाले? ये नहीं कि मुझे पैसा कमा के धनवान बनना है, नहीं, आपके अंदर एक पैशन है, एक जुनून है, एक आइडिया है, उसको विकसित करने में ये प्रोजेक्ट हेल्प कर रहा है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इस कैंपेन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर देंगे, क्योंकि ये अब ये मेरे अकेले के बस की नहीं है। और ये रियलिटी है, क्योंकि मैं पूरे देश में अकेला नहीं जा सकता। कई स्टेट में गया हूं, लाखों लोगों से मैं मिला हूं, हजारों गांवों में मैं अकेला गया हूं। और आज जब ये प्रोजेक्ट बढ़ना शुरू हो गया तो अब ये मैं अकेले नहीं संभाल सकता। अब मुझे आप सबकी जरूरत है, जो इसको देख रहे हैं, जो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए, उम्मीद के साथ आपके सामने इस प्रोजेक्ट को हम कैंपेन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, कल मैं आपसे फिर मिलता हूं, एक विशेष बात करूंगा जो आपको हेल्प करेगी आपके व्यापार को समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया।